Hello everyone, welcome back to the Conversations with Sakshi and Rajiv, and this is episode number 4. So yesterday we were just discussing कि क्यों इंडियन फैमिलीज में बाउंड्री सेट करने को सेल्फिश और रूड माना जाता है. तो हमने सोचा क्यों ना इस डिस्कशन को रिकॉर्ड किया जाए ताकि आप भी अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट सेक्शन में लिख सकें. जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं अपनी बाउंड्री सेट करते रहें. सो लेट्स हैव दैट डिस्कशन. तो राजीव, तुम्हें क्यों लगता है कि क्यों इंडियन फैमिलीज में ये कल्चर है या ये चीजें इतनी कॉमनली एक्सेप्ट की जाती हैं कि अगर हम बड़ों की बातों को मान रहे हैं तो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं. अगर हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर उनके सामने लड़ने लग जाते हैं और वी ट्राई टू डिफेंड आवरसेल्व्स तो उसको डिसरिस्पेक्ट कंसिडर किया जाता है, बदतमीजी कंसिडर की जाती है. जब एक्चुअली हम क्या करना चाह रहे हैं, हम खुद को डिफेंड करना चाह रहे हैं, हम अपने अराउंड एक बाउंड्री सेट करना चाह रहे हैं कि तुम इस बाउंड्री को क्रॉस करके मेरी डिसरिस्पेक्ट कहीं पे भी नहीं कर सकते, इवन जब मैं गलत कर ही नहीं रहा हूँ या कर ही नहीं रही हूँ. सो व्हाई डू यू थिंक दिस इज अ सिनेरियो इन इंडियन फैमिलीज? इंडियन फैमिलीज में मुझे इसलिए लगता है कि ऐसा है. हमारी फैमिलीज हमेशा से ना इंडिविजुअल को ना लेते हुए कलेक्टिव बेस पे चलती है ना. तो जब कलेक्टिव बेस पे चलती है ना तो हमने एक दूसरे से एडजस्टमेंट, कोलैबोरेशन और एक्सपेक्टेशन सेट करी होती है. राइट. और हम उसमें एक इंडिविजुअल को हमसे अलग होके अलग तरीके से काम करना एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते. ये बेसिक इंडियन फैमिलीज की एक साइड इफेक्ट है, मान सकते हो. क्योंकि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड हमारा रहा है और हमेशा से हमने कलेक्टिवली एज अ यूनिट काम किया है. तो यू वांट टू से कि जब तो वो कलेक्टिवली ही सोच पाते थे हमेशा एज अ यूनिट. मतलब जो उनके लीडर ने बोल दिया कि वही सब करेंगे या जो फैमिली मेंबर के सबसे बड़े ने बोल दिया कि इस तरीके से ही हम चलेंगे. हाँ बिल्कुल. इकोनॉमी, मुझे ऐसा लगता है इकोनॉमिक्स ना हमेशा से, अब जब भी रिलेशनशिप्स को देखोगे ना, इकोनॉमिक्स देखना बहुत जरूरी हो जाएगी क्योंकि वो बहुत बेसिक फैक्टर होता है किसी भी तरीके से काम करने का, चीज़ों को रखने का, इवन आपके रिश्तों को रखने का. राइट. जब आप हमारी बैकग्राउंड चेक करो, हमारा बैकग्राउंड है, हम एग्रीकल्चर बेस पे आते थे, तब हमें ज़रूरत थी ज़्यादा मेंबर्स की जिन पे हम भरोसा कर सकें और हमें खर्चा ना ज़्यादा करना पड़े, इसलिए हम जॉइंट फैमिलीज में थे. अब एग्रीकल्चर बेस से शिफ्ट होके हम इस तरीके के सर्विस सेक्टर, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में ज़्यादा काम करने लग गए. तो क्योंकि हमें और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है और हम टीम्स हायर कर पाते हैं, तो अब हमें न्यूक्लियर फैमिलीज की ओर हम जा रहे हैं जब जॉब्स वगैरह हैं. सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, बट यहाँ पे मेरे दिमाग में एक पॉइंट आता है कि क्योंकि पहले हमारा बैकग्राउंड ऐसा था जहाँ बहुत जरूरी थी कि हम सब साथ में काम करें, इसलिए लोगों के दिमाग में ओपिनियन शायद तब भी आते होंगे, तब भी बुरा उनको लगता होगा, तब भी वो बदतमीजी नहीं टॉलरेट करना चाहते होंगे जब सामने वाला सिर्फ बड़े होने के उस पर कर रहा है वो बदतमीजी. तो बोलना वो शायद तब भी चाहते होंगे, बट बिकॉज ऑफ दैट फियर कि वो घर से सेपरेट कर दिए जाएंगे या वो फाइनेंशियली उतने सिक्योर ही नहीं है, तो वो बोल ही नहीं पाते थे. वो बस उस डिसरिस्पेक्ट को झेलते रहते थे या लोगों के इंटरफेरेंस को जबरदस्ती टॉलरेट करते रहते थे. बट आज क्योंकि हर कोई अपना कमा रहा है, आज क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से चल सकता है और किसी पे इतना फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है मोर सो, तो इसलिए लोग क्लियरली बता देते हैं कि जब ये मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, जब इसका मेरे बिल्स में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, तो मैं काहे को इसकी बकवास सुनूं. हम अपनी आइडेंटिटी और अपनी सर्वाइवल को किसी कलेक्टिव के तौर पर देखते थे, तब हम बहुत सारी इमोशनल बैगेजेस को भी सहन कर जाते थे. बट जब हम इंडिविजुअल हो चुके हैं और इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो हम उन बैगेजेस को लेकर कैरी नहीं करना चाहेंगे. एग्जैक्टली. और मेरे को लगता है क्योंकि अब ये ट्रांजिशन पीरियड है, इसीलिए लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं एंड देन कॉलिंग इट लाइक वेस्टर्न कल्चर. और लोगों की अब आजकल के बच्चों के तो अलग ही नखरे हो गए हैं. दे डोंट वांट टू वो एल्डर्स की कुछ सुनना ही नहीं चाहते. दे आर ऑलवेज डिसरिस्पेक्टिंग पीपल. बट इट्स नॉट ट्रू आई गेस, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ बड़े भी हमारी नहीं सुनना चाहते. उनको समझ ही नहीं आता कि कब उनको खुद चुप होकर अपने बच्चे की बात सुन लेनी चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि एक्चुअली उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, वो कुछ अलग बोलना चाह रहा है जो उसके दिमाग में है. और अगर आपको लगता है कि वो गलत बोल रहा है तो आपको उसको लॉजिक से काटना पड़ेगा. आप सिर्फ उसको इमोशनल ब्लैकमेल करके और ना नहीं मैं बड़ा हूँ तो मेरी बात ज्यादा, अरे क्यों, मतलब मेरे को तो इस लॉजिक समझ नहीं आता. पहली बात तो बड़े हो तो क्या, तो सब अपने से छोटों को हर चीज नहीं बोल सकते ना. तो बाउंड्री सेट करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, ना सिर्फ अपने से बड़ों के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने रिलेटिव्स के सामने, इवन एज पार्टनर्स यू सेट बाउंड्रीज कि कहाँ तक कोई इंटरफेयर कर सकता है. और जब तुम पार्टनर्स बन जाते हो तो विद द इन लॉज एंड विद योर चिल्ड्रन आई गेस. इसमें ना पेरेंटिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल आता है.
एज पेरेंट्स मुझे लगता है कि इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं कि वो उनको डिसीजन ही नहीं लेना देना चाहते। करेक्ट। उन्हें मैं माना कि बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, गलत डिसीजंस लेंगे, ऑब्वियसली वो गलत डिसीजन लेंगे। आप उन्हें गलत डिसीजन लेने से रोकने के लिए सजेशंस दीजिए, बट अपने डिसीजंस को दूसरों पे इन्फोर्स मत कीजिए। जब आप छोटी उम्र से उसको छोटे-छोटे डिसीजंस लेने देते हैं और ग्रेजुअली वो डिसीजन लेना सीखता है, वो उसका प्रोसेस देखता है, वो उसके गलत डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस को समझता है, तो आगे जाके वो डिसीजन लेना चालू करता है। ये प्रॉब्लम यहीं से डेवलप होती है कि हम उम्र में छोटी उम्र में उनको डिसीजन नहीं लेने देना चाहते, जो हमारे प्रीवियस टॉपिक से भी थोड़ा कोरिलेट करेगा। जिस तरीके से हम बाउंड्री वहाँ नहीं सेट करते कि किस तरीके से बच्चे को अपना करियर चुनना है, किस तरीके से, और पीछे जाऊँ तो किस तरीके से उसको अपना लाइफ पार्टनर चुनना है, किस तरीके से उसको अपनी खुद की फैमिली को आगे बढ़ाना है, एज़ इन वो पेरेंटिंग को किस तरीके पेरेंटिंग से को किस देखना तरीके से चाहता देखना है। चाहता तो बेसिकली तुम प्रेशराइज़ नहीं कर सकते एज़ फैमिलीज़, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि फैमिली शुड बी मोर सपोर्टिव, है ना? उनका रोल ही सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में होना चाहिए। जब भी तुम्हारे घर का कोई मतलब बच्चा या तुम्हारा सिबलिंग या तुम्हारा रिलेटिव अगर कोई बढ़ना चाहता है आगे, तो एज़ अ फैमिली यू शुड बी मोर सपोर्टिव। बट जब एक फैमिली मेंबर अपने अराउंड एक बाउंड्री सेट करने लगता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करने लगता है, बोलने लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता बिकॉज़ it's not in my hands, I don't want to do it, it makes me feel uncomfortable, तो मतलब एज अ फैमिली, इंडियन फैमिलीज में तो बहुत ज्यादा होता है कि हम ही उसको क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। एक तो हमारे कल्चर में ना पता नहीं क्यों सैक्रिफाइस को इतना बड़ा वो ग्लोरीफाई किया गया। सैक्रिफाइस इतनी भी अच्छी चीज नहीं है। एंड यू वर सेइंग अबाउट चाइल्डहुड एंड पेरेंटिंग, तो उससे मुझे एक इंसिडेंट याद आया कि मैं अपने पापा के साथ घूमने जा रही थी, तो वहां पर हम लोग उस टाइम टैक्सी में जा रहे थे और उस टैक्सी ड्राइवर ने बोला था कि आप इनको गोदी में बिठा लीजिए ताकि हम किसी एक और पैसेंजर को ले सकें, अदरवाइज आपको उसका फुल अमाउंट पे करना पड़ेगा। ना आई वाज अ किड दैट टाइम, ठीक है, तो मैं जाके पापा की गोदी में बैठ सकती थी, बट माय डैड आस्क्ड मी कि क्या तू बैठना चाहती है, एंड आई सेड नो, आई डोंट वांट टू सिट, तो मुझे यहीं बैठना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आई पे फॉर हर, और आप किसी और को नहीं बिठाएंगे उसकी सीट पे। तो एज अ चाइल्ड आई फेल्ट लाइक कि मुझे कोई सुन रहा है, कि मेरा डिसीजन इंपॉर्टेंट है, कि जो मैं बोल रही हूँ दैट इज इंपॉर्टेंट, मुझे जिस चीज में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है आई वोंट डू इट, एंड आई थिंक व्हिच हैज मेड मी फील लाइक कि मेरे बहुत सारे डिसीजंस जो मैंने अपनी लाइफ में लिया, इट हैज हेल्प्ड मी इन दैट। तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी लाइफ के हर एक पॉइंट पे अपने आसपास के लोगों से ये कम्युनिकेट कर पाए कि अगर मुझे किसी चीज में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है देन आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। एंड बहुत जरूरी है आई थिंक फैमिलीज को भी ये समझना कि इमोशनल प्रेशर डालना बंद करें। इसमें देखो, एकदम से सडनली सब करके ना सारी चीजें बिगाड़ने से बहुत ज्यादा अच्छा मुझे लगता है कि लोगों को ग्रेजुअली बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। जब आप धीरे 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 अपनी बाउंड्रीज को शिफ्ट करते जाते हो ना आगे, तो वो ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीका है करने का। हाँ, और लोग हर्ट भी नहीं होते उतने ज्यादा। हाँ, मतलब आप धीरे धीरे वो सेट करो कि मान लो आप किसी रिलेटिव के यहाँ पे हर संडे अगर आपकी फैमिली जाती है और आप नहीं जाना चाहते, तो आप बोल सकते हो ठीक है, वंस इन अ मंथ आई विल गो। वो आगे आप शिफ्ट कर सकते हो कि अपने आप ही हो जाएगा कि आप 2 महीने में 1 बार जा रहे हो। धीरे-धीरे बाउंड्री सेट होती जाएँगी। आप अगर अपने बिल्कुल करियर हो के जाएगा। डिसीजन आप अपने करियर के डिसीजन में कोई अगर आपको कोई सजेशन दे रहा है, तो आप बोल सकते हो कि नहीं, मैंने जो रिसर्च किया है उस हिसाब से मुझे इस तरीके से जाना है। अब शादी के मामले में भी ये मेरे हिसाब से बोलना चालू कर देना चाहिए कि किस तरीके के इंसान को मैं एक्सपेक्ट करता हूँ और प्लीज़ मुझे प्रेशराइज़ मत करो। ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, ये तो हमने समझ लिया। क्यों फेस कर रहे हो, ये भी समझ लिया, बट उसका कंक्लूजन क्या है? या आई एग्री, मतलब लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि खुद को अनकंफर्टेबल फील करवा के सामने वाले के कंफर्ट के बारे में सोचना जस्ट बिकॉज यू लव दैट पर्सन एंड नहीं, वो वही वाला प्रॉब्लम आ गई ना इंडियन कल्चर की। फैमिली इज़ ग्रेटर देन योरसेल्फ, माने जो जीजा-जी कहेंगे वो मैं करूँगा टाइप्स। आई फील कि इंडिविजुअली आप कभी जब हम प्लेन में होते हैं तो कहते हैं ना कि दूसरे की सुरक्षा से पहले अपनी ही सुरक्षा कीजिए, वो वाला सिस्टम है। one more thing, what is the difference between self-respect and being selfish? This is something which is commonly misunderstood. How would you define it? बीइंग सेल्फिश इज़ लाइक कि मैं अपने बारे में सोचूँ दूसरे के तर्ज पे। मैंने दूसरे का गलत हो रहा हो उसके बावजूद मेरा अच्छा हो, मैं उसको सेल्फिश बोलूँगा। लेकिन कोई ये बोले कि मैं अपने आप को
नीचा करके या अपने आप को दिक्कत दिला के दूसरे को प्रमोट करो, ये वो वाला हो जाएगा कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सैक्रिफाइस कर रहे हो। आपको क्या करना है, आप सेल्फ रिस्पेक्ट को कब आगे रख रहे हो, मैं भाई देख अपने आप को त्याग के तुझे आगे नहीं बढ़ाऊंगा, हाँ तुझे आगे बढ़ाने के लिए अगर मुझे हाथ देना पड़ रहा है मैं उतना कर सकता हूँ। और तुम्हें ऐसा लगता है कि हर रिलेशन में बाउंड्रीज अलग अलग तरीके से जो सेट होती हैं? हाँ, वो तो बहुत जग ज़ाहिर है क्योंकि आपका पर्सनल रिलेशन किसी दूसरे इंसान के साथ क्या है, वो हर एस्पेक्ट में बदलेगा। क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ या मैं अपने रिलेटिव्स के साथ क्या बॉन्ड शेयर करता हूँ और आप क्या शेयर करते हो, आप क्या शेयर करते हो, वो सब अलग होने वाला है। आपके साथ ऐसा हो सकता है कोई बहुत दूर का रिलेटिव हो बट आपकी जो बॉन्डिंग है वो इस तरीके की है कि आप बहुत सारी कनेक्शन चीज़ें काफी क्लोज। क्लोज़ कर सकते हैं। तो और तुम्हें क्या लगता है कि एक्चुअली ये जो बाउंड्री सेट करते हैं, मतलब अगर मुझे दिख रहा है कि सामने वाला मेरे लिए बहुत कर रहा है, ठीक है, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैं नहीं कर सकती इतना किसी के लिए, तो जब मैं नहीं कर सकती तो मैं क्या खुद को ये बोलूं कि नहीं वो तो कर रहा है ना तो मुझे भी नहीं, कर नहीं, लेना उस चाहिए? तरीके से नहीं। उस तरीके से भी अपने आप को वो भी त्याग वाला हो गया कि भाई मैं अपने आप को अनकंफर्टेबल करके वो करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ वापस देना चाह रहा हूँ। नहीं, आप सामने वाले को भी ये कन्वे कर दो कि यार देख मैं इसी वजह से कर पा रहा हूँ, मैं इस वजह से ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा क्योंकि मैं इतना कर भी नहीं पाऊँगा और मैं इतना एक्सपेक्ट भी नहीं करता तुझसे। और तो तुम्हें क्यों लगता है कि जब शादी हो जाती है तो सन इन लॉ की लाइफ में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि वहां पे बाउंड्रीज उनकी पता नहीं कैसे पर क्लियरली सेट होती है, तो उनके इन लॉ ज्यादा इंटरफेयर उनकी लाइफ में वैसे भी नहीं करते, मतलब जनरली आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। लेकिन डॉटर इन लॉ की लाइफ में बहुत सारी चीजें चल जाती हैं बीइंग अ वुमन, तो तुम्हारे यहाँ जब भी कोई शादी करके कोई लड़की आती है तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है टू मार्क द सर्टेन एरियाज कि प्लीज यहाँ एटलीस्ट मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। व्हाई डू यू थिंक दिस डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन? पेट्रियार्की उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। हमने शायद लड़कियों को ओवरऑल ही वो सैक्रिफाइस की मूर्त बना रखा है। सैक्रिफाइस की मूरत बना रखा और हमने अपना राइट ही समझ लिया है कि हम लड़कियों को कुछ भी बोल सकते हैं, उनको कुछ भी ऑर्डर दे सकते हैं। हम शादी के बाद वाला एस्पेक्ट देख रहे हैं जहाँ पे वो कर रहे हैं, द अदर हाउस इज डूइंग इट, बट जब वो पिछले घर में भी थी अपने खुद के घर में, वहाँ पर भी उनके ऊपर वो रूल्स ज़्यादा अप्लाई होते थे जो कि लड़कों के मुकाबले ज़्यादा होंगे और उनके लिए रूल्स अलग होंगे, उनके लिए बाउंड्रीज अलग होंगी। पेट्रियार्की से पेट्रियार्की से ज़्यादा उसका लेना देना है क्योंकि हमने सबने अपने अंदर एक राइट समझ लिया है कि हम उसको कुछ भी बोल सकते हैं, उसको कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। which is obviously wrong. And why do you think we treat our child as such कि अगर हमारा मन करे तो उसके ऊपर, when do you think कि क्या एक राइट है एक पेरेंट का किसी अपने बच्चे पे थप्पड़ मार देने का जब तुम्हें दिख रहा है कि उसकी गलती उतनी है ही नहीं, just because you are frustrated because of the whole system around you and you think कि मुझे वो इमोशनल बैगेज ज़्यादा लगता है, मतलब इमोशनल ब्लैकमेल जिस तरीके से करते हैं ना, जिस तरीके से बच्चों को गिल्ट ट्रिप में डाल देते हैं कि भाई मैं तुझे हमारे बचपन का सिखाता हूँ या तुम्हारे बचपन में भी ये रहा होगा कि हमने इतने पैसे खर्चा करके तुमको पढ़ाया लिखाया है और तुम हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उसमें वो इमोशनल बर्डन डालने की ज़रूरत नहीं भाई। मतलब मैं एक एवरेज स्टूडेंट था और मैं कभी-कभार जब कम नंबर आते थे तो भाई गिल्ट ट्रिप में चला जाता है इंसान। नहीं, नहीं जाना चाहिए भाई गिल्ट ट्रिप में। नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है इफ यू आर बिकमिंग अ पेरेंट एंड इफ यू आर ब्रिंगिंग न्यू लाइफ इनटू दिस वर्ल्ड तो ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए ना कि खर्चे तो होंगे ही उसके ऊपर, यू हैव टू गेट योर चाइल्ड इन एजुकेशन। और वो भी तुम, मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं, मतलब वो इमोशंस ये जो तुम्हारे ऊपर थोपते हैं ना कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया है तुम हमारे लिए इतना नहीं कर सकते, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स मोर ऑफ अ ट्रांजैक्शन हाँ, देन ऑफ ये लव। गिव एंड टेक वाला क्या चल रहा है तुम्हारे मतलब साथ? अगर तुम पेरेंट्स के लव को सेल्फलेस बता रहे हो कि इट्स वेरी सेल्फलेस एंड तो इट्स द मोस्ट तो सेल्फलेस करो लव, ना सेल्फलेस। आपने किया इतना ज्यादा मेरे लिए क्योंकि आपका मन था करने का, क्योंकि यू वर ओके विद सैक्रिफाइसिंग सर्टेन थिंग्स, बट आई एम नॉट ओके विद सैक्रिफाइसिंग सर्टेन थिंग्स एंड आई डोंट वांट टू डू इट जस्ट बिकॉज़ यू हैव डन इट। और पता है बच्चों को पता भी नहीं होता कि आप लोग कितना सैक्रिफाइस कर रहे हो। हाँ, उतना आइडिया नहीं होता बच्चों को। छोटे ही तो होते हैं यार, उनको क्या पता है कि आपने क्या क्या किया बचपन में, कि आप कितनी बार उनके गीले गीले साइड पे सोए और उनको सूखे साइड पे सुलाया, और कितनी बार खुद भूखे रहे और उनको खाना खिलाया, और कितनी बार खुद फटे हुए जूतों में गए और उनको नए जूते ला के दिए। और या तो मत दो, या तो उनको फटे हुए जूते ही पहनाने दो उनको पहन लो फटे हुए जूते, ताकि उनको समझ में आए कि उनको खुद को मेहनत करके नए जूते लेकर आने की जरूरत है अपनी लाइफ में। लेकिन उनको नए जूते पहनाकर उसके बाद पूरी जिंदगी उनको इस बात के लिए सुनाओ मत कि हमने तुम्हारे लिए फटे हुए जूते पहने ताकि तुम नए जूते पहन के चल सको, लेकिन अब जब मेरा बुढ़ापा आ गया तू मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता।
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड अबाउट दिस कि सबसे ज्यादा एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी रिलेशनशिप्स हम डिस्कस कर रहे हैं, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी जो एज अ ह्यूमन हमें आती है वो बाउंड्री सेट करने अपने पेरेंट्स के साथ ही आती है। बाकी सारे रिलेशनशिप्स में हम फिर भी कर सकते हैं क्योंकि वहां पे सामने वाला हमारे लिए कितना ही कर लेगा, लेकिन पेरेंट्स तो किए ही जा रहे हैं और कर तो चुके ही हैं, अब मांग और रहे हो ऊपर से और गिल्ट ट्रिप में और भेज रहे हैं। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू टेल योर पेरेंट्स दैट आई डोंट वांट टू डू इट। और एज किड्स ना हमारे मन में होता है आप लोगों के लिए करने के लिए, ऐसा नहीं हो कि आपको याद दिलाने की जरूरत है, हमें पता है, हमें भी हमारे अंदर से ही आता है, पर याद मत दिला। मतलब मुझे पता है, इनफैक्ट ये इस टॉपिक से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं हमेशा ही सोचती थी कि जो लड़कियों को प्यार नहीं करना, लड़कों को प्यार करना और ना लड़का मांगना भगवान से, लड़कियां नहीं मांगना, मैंने बड़ा सोचा इस बारे में कि क्या ये लड़कों से ज्यादा प्यार करते हैं। तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअली इनको लड़कों से भी प्यार नहीं है, इनको प्यार है अपनी सिक्योरिटी से, कि हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए। इनको लगता है बेटा पैदा कर दिया है, हमारा बुढ़ापा सेट है, बुढ़ापे में हमें संभाल लिया, इसको पढ़ा लिखा देते हैं, इसी के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, इसी को तो सुनाना है हमें जिंदगी भर। तो ये जो उम्मीदें करके हम अपने लड़कों से बैठे हैं, तो उसको प्यार कब से होने लगे? तो ये दिस इज समथिंग व्हिच वाज वेरी आउट ऑफ लाइन, बट या आई वांटेड टू से इट आउट लाउड, आई डोंट नो व्हाई बट आई डिड। तो अगर बात करें कंक्लूजन की, तो आई थिंक बाउंड्री सेट करना एक मतलब लॉन्ग टर्म चीज है, धीरे धीरे ही होती हैं चीजें, फटाक से तुम नहीं कर सकते। एंड जैसे जैसे तुम शायद सामने वाले को करते हुए देखते हो अपनी लाइफ में, मुझे लगता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट रहता है बाउंड्री सेट करने में। मुझे महाभारत में कृष्ण की एक लाइन याद आती है कि रिश्तों की जो खत्म होने की शुरुआत होती है ना, वो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है। मेरे को ऐसा लगता है कि जब से मैंने अपनी लाइफ में ये चीजें समझना शुरू किया है कि जब भी हम किसी से एक्सपेक्टेशंस, जब हम उस लाइन पे पहुंच जाते हैं ना कि करने के बाद हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं, जब भी मैं उस लाइन पे पहुंचती हूँ तो मैं खुद को रोक देती हूँ फिर वो काम करने से। अगर मुझे एक्सपेक्टेशन हो रही है वो करने के बाद, तो आई वोंट डू इट। इफ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, कि चाहे तू कर चाहे तू मत कर मेरे लिए, उसके बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट विल बी लाइक आई वोंट इवन केयर अबाउट दैट, आई एम जस्ट डूइंग इट आउट ऑफ लव बिकॉज आई वांट टू डू इट। तो वो चीज मैं कर लेती हूँ, अदरवाइज आई देन सेट माय बाउंड्रीज। आपके लिए भी बाउंड्री सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट यू वांट टू से टू द पीपल आउट देयर कि वो क्यों करें बाउंड्री सेट, और उनसे उनके दिमाग को कितनी शांति मिलेगी एंड हाउ टू डू इट। आपको अगर अपने रिलेशंस को बचाना है तो उनको एक्सपेक्टेशन से दूर रखना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन से दूर रखना है तो उनमें बाउंड्रीज क्लैरिफाई करनी पड़ेंगी कि आप उतना मत करो जिससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट करते हो। मतलब जहाँ आप ये करना चालू कर देते हो ना कि यार मैंने तेरे लिए इतना किया और तूने बदले में क्या किया, कुछ भी नहीं, तो ये चीज़ गलत है। जहाँ आपके दिमाग में ये आ रहा है ना, वही रिलेशनशिप का वही बाउंड्री सेट कर दो। कि अगर मुझे उससे मांगना पड़ रहा है तो इससे बेटर है कि मैं करूँ ही नहीं, मांगना नहीं पड़ रहा, अगर मेरे दिमाग में भी आ रहा है कि मेरे बदले में कुछ करेगा तो नहीं, वहीं वहीं खत्म करो उस चीज़ को। मेरी लाइफ में एक ही उसूल है या रूल है, मैं अपना कंक्लूजन ही बता देता हूँ। मेरे दिमाग में ऐसा लगता है कि हर कोई एक पॉइंट पे जाके सेल्फिश है, हर किसी का पॉइंट अलग अलग है। मे बी कि तुम भी तो, और तुम्हें इस बात को आई थिंक फुल्ली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि पीपल माइट मिसअंडरस्टैंड यू, पीपल माइट जज यू फॉर डूइंग दैट, एंड पीपल माइट क्रिटिसाइज यू फॉर बीइंग हु यू आर एक्चुअली। इनिशियली करेंगे, बाद में एक्सेप्ट कर लेंगे। मुझे लगता है कि आपको लाइफ में प्रॉब्लम आती है यही बाउंड्री सेट करने में, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, और अगर हमें उसका सोल्यूशन पता होगा तो वी विल डेफिनेटली इंटरेक्ट विद यू। एंड नहीं पता होगा तो डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे, क्या पता बातचीत करने से सब कुछ सॉल्व हो जाता है। एट द एंड वी वुड लाइक टू से कि होपफुली आप सब अपनी लाइफ में हेल्दी बाउंड्री सबके साथ सेट करके चलें, विद योर पेरेंट्स, योर पार्टनर्स, योर फैमिली मेंबर्स, यू नो, इवन विद योर चिल्ड्रन, ताकि आप सब उनसे बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के रिश्ते निभा सके और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत खुल के जी सके और अपने पीस ऑफ माइंड को आप प्रोटेक्ट कर सकें। थैंक यू सो मच, बाय।